हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग मानव नेत्र में दृष्टि दोष पढ़े थे। मैंने आपको दृष्टि दोष के विषय में बताया था। इसके पश्चात दृष्टि दोष भी कई प्रकार का होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता, वर्णांधता। इन सभी दोषों का मैंने आपको कारण पढ़ाया था और वो सही कैसे होता है उसका निवारण भी बताया था। और कुछ दोष उसमें ऐसे थे जिसको मैंने आपको फिगर बना करके भी समझाया था। ओके, तो हम लोगों ने मानव नेत्र से संबंधित सभी टॉपिकों को पढ़ लिया था। आज मैं पुनः एक बार बताऊं कि अभी मैं आप लोगों को पहला लेसन सेकेंड पार्ट का यानी कि फिजिक्स सेकेंड पार्ट का पहला लेसन किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र पढ़ा रहा हूँ। किसके हिसाब से? एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। अगर हम बात करें किसी साइड बुक के, तो वहाँ से मैं आपको पाँचवा या छठा लेसन पढ़ा रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, लेंस में अपवर्तन, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, मानव नेत्र, प्रिज्म। ओके, ये 5-6 हो गए हैं। उसके हिसाब से आज मैं आपको छठा या सातवां लेसन प्रकाशिकी यंत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पहला पाठ ही चल रहा है। बस एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार आपको प्रकाश के परावर्तन से लेकर के प्रकाशिकी यंत्र तक आपको एक ही में पढ़ना था, इसीलिए मैंने सिर्फ एक चैप्टर का नाम दिया है। ठीक है, तो इसे आप जानते रहिएगा। जैसे जैसे टॉपिक चेंज होती जा रही है वैसे वैसे साइड बुक के लिए किताब चेंज होती, लेसन चेंज होता जा रहा है। तो आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाशिक यंत्र कि प्रकाशिक यंत्र होता क्या है। ठीक है, कौन कौन से प्रकाशिक यंत्र होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उनकी बनावट क्या है, उसमें प्रतिबिंब बनता कैसे है, ठीक है, उसमें हम यंत्र को समायोजित करते कैसे हैं, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अनेक प्रकार के प्रश्नों को जानने का मौका मिलेगा इस क्लास में। तो इस पाठ की मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को पढ़ना है दर्शन कोण। दर्शन कोण कहा जाता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का हमारे आँख पर एक कोण बनता है। जैसे यही चाक है, इस चाक को मैं देख रहा हूँ तो इस चाक द्वारा मेरे आँख पर एक कोण बन रहा है। तो चाक द्वारा आँख पर जो बना कोण है वही क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। तो कहा जाता है कि किसी वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। ओके, तो दर्शन कोण का मतलब क्या हो गया? किसी वस्तु द्वारा आँख पर, किसी भी वस्तु को आप देखिए, उस वस्तु के द्वारा आपके आँख पर जो कोण बन रहा है वही कोण दर्शन कोण कहलाएगा। ओके, इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता। कहा जाता है किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता उस यंत्र द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के आंख द्वारा उस वस्तु के दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। ये तो लिखने के लिए था, समझने के लिए आप समझ लीजिए। अगर आप किसी यंत्र की सहायता से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो इस यंत्र द्वारा उस वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और उस वस्तु को आप बिना यंत्र के देखिए, उस वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब कि किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता उस यंत्र द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के उस वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण बनेगा जो यंत्र के द्वारा बनाया गया है, और बिना यंत्र के डायरेक्ट आंख के द्वारा उस वस्तु को देखने पर आंख पर जो बना दर्शन कोण होता है, इन्हीं दोनों कोणों का जो अनुपात होगा वही आवर्धन क्षमता कहलाएगा। ओके,
तो अगली टॉपिक होगी हम लोगों की खगोलीय दूरदर्शी। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि खगोलीय दूरदर्शी मुझे पढ़ना कैसे है। पहली चीज़ तो खगोलीय दूरदर्शी के विषय में मुझे जानना है। खगोलीय दूरदर्शी के विषय में जानने के पश्चात उसके संरचना के विषय में पढ़ना है। तो आप सभी लोग या हम लोग जानते हैं कि जब तक हम किसी का फिगर नहीं बनाते हैं तब तक उसके संरचना के विषय में नहीं जानते हैं। सो ठीक है, अच्छी बात है, इस तरीके से पढ़िएगा, अच्छा होगा। लेकिन हमें खगोलीय दूरदर्शी का फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। हम आपको उसकी संरचना के विषय में आपको बताएंगे, आप अनुमान लगा करके समझ लेंगे कि कैसा होगा वो। इसके पश्चात उसके समायोजन के विषय में पढ़ना है कि उसको सेट कैसे किया जाता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, आपको बातें समझ में आएंगी। हाँ, फिगर में बनाऊंगा प्रतिबिंब के बनने में। तो उस दूरदर्शी के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। तो इसमें यानी कि दूरदर्शी का फिगर हम लोगों को नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ एक फिगर बनाना है जो उसके प्रतिबिंब को बताएगा। ओके, यानी कि जो मैंने बताया कि खगोलीय दूरदर्शी पढ़ना है, तो खगोलीय दूरदर्शी कैसा होता है उसके फिगर के विषय में हम लोग को नहीं जानना है। लेकिन हाँ, लेंस वगैरह कैसे उसमें लगे होते हैं, किस दूरी पर होते हैं, उनका समायोजन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी के विषय में। कहा जाता है कि जो खगोलीय दूरदर्शी है एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित आकाशीय पिंडों, ग्रहों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है या उनको देखा जाता है। अब दूर स्थित आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, और भी सौर परिवार में ढेर सारी चीजें हैं जिसको खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से ही देखा जाता है। क्या लिखेंगे? खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा, ग्रह आदि को देखा जाता है या उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके, तो ये एक लाइन हो गया खगोलीय दूरदर्शी के विषय में। इसके पश्चात मैं आपको बताता हूं कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो आप हेडिंग बनाएंगे संरचना। संरचना कहा जाता है कि इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है। जैसे ये एक लंबी बेलनाकार नली हो गई, इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अवदृश्यक लेंस कहते हैं। तो अब ये अगर एक लंबी बेलनाकार नली थी तो इसके एक सिरे पर हमने बड़े फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा दिया जिसे मैंने अवदृश्यक लेंस कह दिया। लेकिन इसका एक दूसरा सिरा भी खाली पड़ा है, तो कहा जाता है कि इसके दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है, यानी कि इसी में एक छोटी नली लगी होती है। तो जब छोटी नली लगी तो पहली वाली नली का दूसरा सिरा भी इंगेज हो गया और जो दूसरी नली लगाई गई उसका भी तो एक सिरा इसमें लग गया, यानी कि अब दूसरी वाली नली का एक सिरा फ्री रह गया। तो कहा जाता है कि दूसरी नली के एक अन्य सिरे पर छोटे फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। ओके, फिर से मैं आपको एक संरचना के विषय में बताऊं। इसके क्या कहेंगे कि इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अवदृश्यक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य पतली छोटी नली फिट होती है जिसके दूसरे सिरे पर एक छोटे फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। ओके, तो ये संरचना हो गई। ये क्या हो गई? संरचना हो गई किसकी? खगोलीय दूरदर्शी की। चलिए इसके बाद समायोजन। समायोजन यानी कि इस दूरदर्शी को हम समायोजित प्रयोग कैसे करते हैं। तो कहा जाता है कि जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु को
अदृश्यक लेंस की ओर दृष्टि कर देते हैं। जैसे मुझे आकाश में देखना है तो जो अदृश्यक लेंस लगा हुआ है वो आकाश की तरफ होगा। ओके, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि जिस वस्तु को देखना होता है उसे अदृश्यक लेंस की ओर दृष्टि कर देते हैं। नेत्रिका को, अब जो ये नली दूसरी वाली लगी होती है इसमें दंतुर चक्र लगा होता है, एक चक्रिका नली लगी होती है जिसकी सहायता से ये पतली वाली नली चौड़ी वाली नली में आगे पीछे आती जाती रहती है। तो कहा जाता है कि नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि अदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि जो अदृश्यक है ये वस्तु की तरफ है, वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब अदृश्यक के द्वारा बनेगा। प्रतिबिंब कहीं पर भी बना, अब उस प्रतिबिंब को ये नेत्रिका देखने का काम करती है और वह प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा देखा जाता है। तो वही नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाया जाता है जिसके कारण अदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो क्या लिखेंगे इसके समायोजन में कि जिस वस्तु को देखना होता है उसकी ओर अदृश्यक को दृष्टि कर देते हैं या अदृश्यक लेंस को दृष्टि कर देते हैं तथा नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि अदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा स्पष्ट दिखाई देने लगे। ओके, ये क्या हो गया, खगोलीय दूरदर्शी का समायोजन हो गया। इसके पश्चात आता है प्रतिबिंब का बनना। खगोलीय दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कि बहुत दूर स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब अदृश्यक लेंस O से अपवर्तन के पश्चात अदृश्यक के मुख्य फोकस FO पर बनता है। ठीक है, जो FO है यह नेत्रिका और नेत्रिका के प्रथम फोकस FE डैश के बीच में स्थित है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अब जो यह A1 B1 है यह नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब जो यह नेत्रिका है, नेत्रिका द्वारा वस्तु या आभासी वस्तु A1 B1 का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत के बीच बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो ये क्या था, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैं फिर से एक बार बताता हूं कि दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली समांतर किरणें अदृश्यक लेंस O से अपवर्तन के पश्चात अदृश्यक के मुख्य फोकस पर A1 B1 प्रतिबिंब बनाती हैं, जो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका और नेत्रिका के प्रथम फोकस के बीच स्थित है, जो नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका द्वारा A1 B1 का प्रतिबिंब A2 B2 बनता है, जो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है। ठीक, तो ये हो गया खगोलीय दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक,
इसके पश्चात आ जाते हैं अब हम आवर्धन क्षमता पर। तो ये फिगर आप थोड़ा ध्यान से देख करके बनाइएगा। मैं एक बार फिगर के विषय में बताऊं कि देखिए ये प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन के पश्चात ये चली गई। ये प्रकाश की किरण आई, प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे चली गई। दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ काटती हैं? अदृश्य के मुख्य फोकस पर। वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया। या हम लोग जानते भी हैं, उत्तल लेंस में पढ़े भी हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरणें ऐसे आगे गई हैं, फिर ये दोनों आई हैं, ये दोनों अपवर्तन के पश्चात इधर चली गई हैं, ठीक। इसको वापस किए हम लोग, तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही थी। अर्थात वस्तु द्वारा प्रतिबिंब यहाँ बना इस लेंस के लिए, और ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य किया, और इस लेंस द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बनता है। ओके। इसके अलावा भी मैंने इसमें दो नियम लगाया है। एक, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई, और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से गई है, और ये सारी किरणें एक दूसरे को यहीं पर काटती हैं। इसीलिए इस वस्तु का इस लेंस के द्वारा यही प्रतिबिंब बनता है। तो हम आते हैं आवर्धन क्षमता पर। आवर्धन क्षमता में मैंने आपको बताया है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण जो होगा वही क्या कहलाएगा? आवर्धन क्षमता कहलाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा कि इस वस्तु के द्वारा, क्योंकि वस्तु तो बहुत दूर है, तो वस्तु द्वारा आंख पर जो कोण बन रहा है उसको बहुत ही छोटा माना जाएगा, यानी कि अल्फा। तो अल्फा बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा। जरा फिगर में देखिए tan अल्फा बराबर क्या लिखा जा सकता है? यही tan अल्फा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। तो ये tan अल्फा A1 B1 अपान A1 O, tan अल्फा बराबर लिखा जा सकता है A1 B1 अपान A1 O। और जो A1 O है, A1 O ये डिस्टेंस क्या है? FO दाहिनी तरफ है, इसीलिए ये पॉजिटिव ही होगा, यानी कि लिखा जा सकता है A1 B1 अपान A1 O के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? FO। ये किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा की। चलिए उसी प्रकार हम लोग बीटा निकाल लेते हैं। बीटा बराबर भी लिखा जा सकता है tan बीटा। tan बीटा जरा देखिए, बीटा यहाँ पर है, तो tan बीटा A1 B1 अपान A1 E, A1 B1 अपान A1 E। जब आप उचित चिन्ह लेंगे, A1 E का मान क्या मैंने लिखा है? UE, माने नेत्रिका से वस्तु की दूरी UE बाईं तरफ है, इसीलिए निगेटिव। तो A1 B1 अपान UE। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर होगा क्या? बीटा अपान अल्फा। तो बीटा की वैल्यू A1 B1 अपान, सॉरी ये माइनस यू ही होगा, माइनस UE में हमको भाग देना है अल्फा से। अल्फा में क्या है? A1 B1 अपान FO। ये m इक्वल टू क्या मिल जाएगा? A1 B1 अपान माइनस UE, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा FO अपान A1 B1। ये A1 B1 से कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा? FO अपान माइनस UE, यानी कि m इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस FO अपान UE। ओके। तो यही जो फार्मूला है m इक्वल टू माइनस FO अपान UE, खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन का ये व्यापक सूत्र है। तो आप लिखेंगे यह खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन का व्यापक सूत्र है। ओके। अब इसमें भी हम लोगों को दो कंडीशन पढ़नी पड़ती है।
ठीक है, तो फिलहाल हमको आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला था वो मिल गया, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान यू ई। इसमें हम लोगों को दो कंडीशन पढ़नी है, यहाँ हम लिख लेते हैं। अब इसकी दो स्थितियां संभव है। अब मैं यहीं पर स्थितियों को राइट कर रहा हूं, लिख रहा हूं। स्थितियां होंगी कि जब वस्तु, या जाने दीजिए शॉर्ट में लिखते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता कब है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है, या जब वस्तु फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्या होगा? जब वस्तु फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी कि इस स्थिति में जो यू ई होगा वह एफ ई के क्या होगा? अगर यू ई एफ ई के बराबर है तो जो आवर्धन है, तो आवर्धन m बराबर माइनस एफ ओ अपान यू ई, माइनस एफ ओ अपान यू ई। लेकिन अब यू ई किसके बराबर हो गया? एफ ई के। अर्थात लिखा जा सकता है m बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई। ठीक, तब ये फार्मूला मिलेगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आवर्धन का सूत्र ये हो जाएगा। ओके। और दूसरी चीज, इस स्थिति में कहा जाता है कि इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई, इस स्थिति में क्या लिखेंगे? इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई होती है। यानी कि दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी होती है दोनों फोकस दूरियों के योग के बराबर होती है। ओके, चलिए सर, ये हम लोगों की पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, नंबर 2। दूसरी स्थिति होगी जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में अंतिम प्रतिबिंब का मतलब हो गया भी ई, ये किसके बराबर होगा? डी के, यानी कि माइनस डी के। तो लेंस के सूत्र को हम लोग जानते हैं। लेंस के सूत्र से क्या जानते हैं? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये नेत्रिका के लिए है, तो 1/ve माइनस 1/ue इक्वल टू 1/fe। यही होगा। ve के स्थान पे हमको क्या रखना है? माइनस डी। तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं भाई, इसकी जरूरत तो है नहीं हम लोगों को। 1/ve तो 1/-d माइनस ue भी तो माइनस ही होता है, 1/-ue इक्वल टू 1/fe। ये हो जाएगा माइनस 1/d प्लस 1/ue इक्वल टू 1/fe। 1/ue को यहीं रहने देते हैं,
1 अपान यू ई को यहीं रहने दीजिए, 1 अपान एफ ई, और ये -1 अपान डी आगे जाएगा, प्लस 1 अपान डी। 1 अपान एफ ई को कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपान यू ई इक्वल टू 1 अपान एफ ई को कॉमन कर लीजिए। अगर हम 1 अपान एफ ई को कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस एफ ई अपान डी। ओके, अब हम एफ ओ से गुणा कर दे रहे हैं, एफ ओ से गुणा करने पर जब आप एफ ओ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ओ अपान यू ई इक्वल टू एफ ओ अपान एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपान डी। जरा देखिए, एफ ओ अपान यू ई की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एफ ओ अपान यू ई की जो वैल्यू है वो यम है, अर्थात ये निगेटिव है, तो अगर हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस एम इक्वल टू एफ ओ अपान एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपान डी। अर्थात m बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ ओ अपान एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपान डी। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो आवर्धन का सूत्र ये होगा। ओके, तो ये आवर्धन का सूत्र हो गया। अब इसमें भी हम लोगों से पूछा जाता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, तो आप जानते रहिएगा। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस मॉड यू ई होता है। मॉड यू ई का मतलब यू ई के मान को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। तो ये की लंबाई जो होगी एफ ओ प्लस मॉड यू ई होगी। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप उनसे कांटेक्ट करिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।